जिस बहू को सासू माँ दिन रात रूखी सूखी रोटी के लिए ताने देती थी, आज जब वो खुद कमरे का दरवाजा बंद करके छुप छुप कर पिज्जा खाते हुए पकड़ी गई, तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामपुर के इस बड़े से पैतृक मकान में हर सुबह की शुरुआत रसोई की खटपट और बर्तनों की आवाज से होती थी। विमला देवी अपने कड़े सिद्धांतों और सख्त स्वभाव के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती थी। उनका मानना था कि घर की बहू को हमेशा सादगी और मर्यादा में रहना चाहिए। जब उनके इकलौते बेटे राघव का विवाह कल्याणी से हुआ, तो कल्याणी ने बड़े चाव से इस घर की दहलीज पर कदम रखा था। लेकिन विमला देवी के कड़े नियमों ने जल्द ही उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। कल्याणी स्वभाव से थोड़ी चुलबुली और आधुनिक विचारों वाली थी, जिसे कभी कभार बाहर का खाना या नए जमाने के पकवान पसंद थे। पर विमला देवी के सामने घर में केवल पारंपरिक दाल चावल और सादी रोटियां ही बन सकती थी। विमला देवी हर छोटी बात पर कल्याणी को टोकने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अगर कभी कल्याणी ने सब्जी में थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया या घी की चुपड़ी रोटी मांग ली, तो विमला देवी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता था। आजकल की लड़कियों को बस जीभ के चस्के लगे हुए हैं। हमारे जमाने में तो रूखा सूखा जो भी मिलता था, उसे ही भगवान का प्रसाद समझकर सिर माथे लगाते थे। यह रोज रोज का तड़क भड़क और बाहर का खान पान घर की बरकत को खा जाता है। कल्याणी चुपचाप अपनी सास की बातें सुन लेती और बिना कोई शिकायत किए अपनी थाली में रखी सूखी रोटी के निवाले निगलने लगती। राघव अपनी माँ के इस सख्त स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वह भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं करता था। घर का माहौल हमेशा एक अजीब सी तनाव में डूबा रहता था, जहां हर किसी को विमला देवी के बनाए नियमों के दायरे में ही सांस लेनी पड़ती थी। दिन बीतते गए और विमला देवी का यह कड़ा रवैया कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। कल्याणी ने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को मारना सीख लिया था, लेकिन नियति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक शाम राघव को दफ्तर के किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। घर पर केवल विमला देवी और कल्याणी ही अकेले थे। दोपहर का खाना खाने के बाद विमला देवी ने कहा कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है और वे अपने कमरे में आराम करने जा रहे हैं। उन्होंने कल्याणी को सख्त हिदायत दी कि शाम की चाय के समय तक उन्हें कोई परेशान न करे। कल्याणी, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, सिर में भारीपन है। जब तक मैं खुद बाहर ना आऊं, मेरे कमरे का दरवाजा मत खटखटाना। और हाँ, शाम को रसोई में कुछ सादा ही बनाना, ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है। कल्याणी ने आज्ञाकारी बहू की तरह सर हिला दिया और अपने कमरे में जाकर सिलाई कढ़ाई के काम में व्यस्त हो गई। करीब 2 घंटे बीत चुके थे, तभी घर के मुख्य दरवाजे पर लगी घंटी बजी। कल्याणी चौंक गई, क्योंकि इस वक्त किसी मेहमान के आने की उम्मीद नहीं थी। पर उसने दरवाजा खोला तो सामने लाल रंग की पोशाक पहने एक नौजवान खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा चौकोर डिब्बा था। उस डिब्बे में पिज्जा की तीखी और लाजवाब खुशबू आ रही थी, जिसने पूरे बरामदे को महका दिया था। कल्याणी ने हैरान होकर उस लड़के से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उसने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। भैया, आपने शायद गलत पता देख लिया है। हमारे घर से किसी ने ऐसा कोई बाहर का खाना नहीं मंगवाया है। आप कृपया दोबारा जांच लीजिए। उस लड़के ने अपने हाथ में थामे मोबाइल फोन की स्क्रीन को ध्यान से देखा और फिर घर के बाहर लगे नेम प्लेट को मिलाकर देखते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, नहीं दीदी, पता बिल्कुल सही है। मकान नंबर 104, विमला निवास, और इस पर नाम भी साफ साफ लिखा हुआ है, विमला देवी। पैसे ऑनलाइन पहले ही चुकाए जा चुके हैं, इसलिए आपको कुछ देना नहीं है। बस आप ये डिलीवरी ले लीजिए। विमला देवी का नाम सुनकर कल्याणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो सास पूरे घर में बाहर के खाने को बीमारी और संस्कारों के खिलाफ बताती थी, उनके नाम पर पिज्जा आया था। कल्याणी ने कांपते हाथों से वह डब्बा ले लिया। लड़का जा चुका था, लेकिन कल्याणी वहीं ठिठकी खड़ी रही। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। क्या यह कोई भूल थी या फिर कहानी कुछ और ही थी? कल्याणी दबे पांव विमला देवी के कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, बल्कि उसमें एक हल्की सी झीरी खुली हुई थी। कल्याणी ने जब उस झीरी से अंदर झांका, तो जो नजारा उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए।
कमरे के भीतर विमला देवी पलंग पर बैठी हुई थी। उनके हाथ में ठीक वैसा ही एक दूसरा पिज्जा का टुकड़ा था, जिसे वे बड़े चाव और मजे से खा रही थी। उनके चेहरे पर वह चिर परिचित शक्ति गायब थी, बल्कि उसकी जगह एक अजीब सी संतुष्टि और खुशी चमक रही थी। वे टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रही थी और साथ ही साथ पिज्जा का लुत्फ उठा रही थी। कल्याणी को समझ में आ गया कि जो डिब्बा बाहर आया था, वह शायद उन्होंने गलती से दोबारा ऑर्डर कर दिया था, या फिर वो 2 डिब्बों का कॉम्बो ऑफर था। कल्याणी कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। उसके मन में पहला विचार आया कि वह तुरंत अंदर जाए और अपनी सास के इस दोहरे चेहरे को सबके सामने लाए। वह सोच रही थी कि जो महिला उसे एक एक रोटी के लिए तरसाती है, वह खुद छुपकर आधुनिक पकवानों का आनंद ले रही है। लेकिन तभी कल्याणी के भीतर की समझदारी और संस्कारों ने उसे रोक लिया। उसने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को शांत किया और एक अनोखी योजना बनाई। कल्याणी ने धीरे से दरवाजे को थोड़ा और ढकेला, तो जिससे एक हल्की सी आवाज हुई। आवाज सुनते ही विमला देवी हड़बड़ा गई। उन्होंने आनन फानन में पिज्जा के डिब्बे को तकिए के नीचे छुपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कल्याणी हाथ में दूसरा डिब्बा लिए कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी। विमला देवी का चेहरा डर और शर्मिंदगी से सफेद पड़ गया था। उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। कल्याणी, तुम तुम इस वक्त अंदर कैसे आई? मैंने कहा था ना कि मुझे परेशान मत करना। विमला देवी ने अपनी आवाज में वही पुरानी कड़ाहट लाने की असफल कोशिश की, लेकिन उनकी थरथराती आवाज उनका साथ नहीं दे रही थी। कल्याणी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शांत और मीठी मुस्कान थी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा पलंग के पास रखी मेज पर रख दिया। सासू माँ, बाहर एक और डिब्बा आया था। डिलीवरी वाले भैया कह रहे थे कि यह भी आपके ही नाम का है। मुझे लगा कि अकेले कमरे में बैठकर खाने से अच्छा है कि हम दोनों मिलकर इसका स्वाद लें। आखिर गरम गरम खाने का मजा तो साथ में ही आता है ना। विमला देवी कल्याणी का यह रूप देखकर दंग रह गई। उन्हें उम्मीद थी कि कल्याणी अब उन पर चिल्लाएगी, ताने मारेगी या राघव के आने पर इस बात का बतंगड़ बनाएगी। लेकिन कल्याणी तो बेहद सहजता से उनके पास ही पलंग पर बैठ गई और मेज पर रखा डिब्बा खोल दिया। कमरे में चीज और मसालों की खुशबू दोबारा फैल गई। विमला देवी की आंखों में शर्म के आंसू तैरने लगे। वे नजरें झुकाए बैठी रही, जैसे उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ही न बचे हों। कल्याणी ने पिज्जा का एक टुकड़ा उठाया और बड़े आदर से अपनी सास की तरफ बढ़ाते हुए कहा, माँ जी, लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। और वैसे भी कभी कभी मन बदल लेने में कोई बुराई नहीं होती। इंसान का दिल ही तो है, कभी सादी रोटी मांगता है तो कभी कुछ नया। कल्याणी की इस सहृदयता ने विमला देवी के भीतर के सारे अहंकार को एक पल में ढहा दिया। वे फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कल्याणी के हाथ से वह टुकड़ा लिया और उसे एक तरफ रखकर अपनी बहू का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दे कल्याणी, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ तुम्हारी। मैंने हमेशा तुम्हें इस घर में पराया समझा, हर बात पर टोका और तुम्हारे खान पान पर बंदिशें लगाई, जबकि हकीकत यह है कि मुझे खुद यह सब पसंद था, लेकिन समाज के डर से और अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए मैंने खुद को एक सख्त सास के मुखौटे में कैद कर लिया था। मैं छुप कर यह सब मंगवाती थी ताकि कोई मेरी इस कमजोरी को न देख सके। विमला देवी का रोना देखकर कल्याणी का दिल भी पसीज गया। उसने अपनी सास के आंसू पोंछे और उन्हें गले से लगा लिया। माँ जी, अब ऐसा क्यों कह रही हैं? पसंद होना कोई गुनाह नहीं है। आप इस घर की मुखिया हैं, आपकी हर इच्छा का सम्मान होना चाहिए। बस अंतर इतना है कि अब से आपको कुछ भी छुप कर खाने की जरूरत नहीं है। जो खाना होगा हम सब मिलकर हंसते खेलते सामने बैठकर खाएंगे। उस शाम वर्मा निवास की बंद दीवारों के पीछे एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। जब राघव रात को घर वापस लौटा, तो उसने घर का नजारा देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। डाइनिंग टेबल पर कोई सादी दाल रोटी नहीं थी, बल्कि विमला देवी और कल्याणी एक साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रही थी और प्लेट में पिज्जा के टुकड़े रखे हुए थे। विमला देवी के चेहरे पर अब वह पुरानी कड़वाहट नहीं, बल्कि एक माँ की सच्ची ममता और राहत की मुस्कान थी। कल्याणी ने अपनी सूझबूझ और बड़प्पन से न केवल एक विवाद को टाल दिया था, बल्कि अपनी सास के रूखे दिल में अपने लिए वो जगह बना ली थी जो शायद सालों की सेवा से भी नहीं मिल पाती। उस दिन के बाद से उस घर के नियमों की सख्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई और उसकी जगह आपसी प्रेम और समझदारी ने ले ली।